तो ये जो 2 फरवरी 1835 को मैकाले का घोषणा पत्र आया, इस मैकाले के घोषणा पत्र ने बिल्कुल साफ-साफ डिक्लेयर कर दिया कि अब भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। और ये जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना, ये अभी जो 1833 का एक्ट आपको बता रहे थे, इसी एक्ट के बाद पूरे 2 सालों तक विवाद हुआ कि भारत में कौन सा एजुकेशन सिस्टम, कौन सी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। अब उस दौरान ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारत में जो ब्रिटिश है कंपनी है, वो शिक्षा पर 21 लाख रुपए का खर्च करे। 1813 के एक्ट में बताया था कि 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, अब बताया गया कि 21 लाख रुपए खर्च करे। अब 13 के एक्ट में जो कहा गया था कि कंपनी को 1 लाख रुपया खर्चा करना है, तो वो केवल कागजों पर कहा गया था। कंपनी वो 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं कर पाई। अब 1 लाख रुपया खर्च क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इनका कोई सिस्टम नहीं था एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके। कहाँ पढ़ाएंगे? जंगल को पढ़ाएंगे कि शेर को पढ़ाएंगे कि किसको पढ़ाएंगे? कोई 10+2+3 कोई हायरार्की, कोई एजुकेशन सिस्टम हो तब तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए हर साल। 1 लाख रुपए जबकि सालाना खर्च करने की बात कही गई थी। तो जब 1813 के एक्ट में कहा गया कि आप 1 लाख रुपया हर साल खर्च करेंगे, वो 1 लाख भी खर्च नहीं हो पाया। तो जब 13 में 1 लाख रुपया नहीं खर्च हुआ, तो 33 में 21 लाख रुपया कहाँ से खर्च होगा? एक बड़ा प्रश्न था। तो कंपनी ने कहा कि भाई 1 लाख रुपया ही हम नहीं खर्च कर पाए, 21 लाख रुपया कहाँ से खर्च कर देंगे? तो सरकार ने कहा नहीं कर पाए तो करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रिटेन में इतने लोग नहीं थे कि सारे के सारे जा सकते थे भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। भारत ब्रिटेन से कम 10 गुना बड़ा देश। इतने बड़े देश पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन के पास लोग नहीं थे। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कंपनी अपने छोटे मोटे काम है, जो क्लर्क है, कारकुन है, चपरासी है, जो सिपाहियों वाले काम है, वो सब भारतीयों को ही भर्ती कर ले, छोटे काम उनसे कराए। कंपनी का कहना था कि भारतीय लोग इस लायक नहीं है कि कंपनी का काम काज समझ सकें, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सरकार चाहती थी पढ़ाई लिखाएं, शिक्षा व्यवस्था बनाए। तो जब सरकार का दबाव बना, क्योंकि सरकार क्यों दबाव बना रही थी? वैसा नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग पढ़ लिख के बड़े शिक्षित हो जाए। सरकार इसलिए दबाव बना रही थी कि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज लोग भारत आए। भाई सारे अंग्रेज भारत चले जाएंगे तो वहां कौन रहेगा? तो छोटे मोटे कामों के लिए भारतीयों को ही भर्ती कर लिया जाए और बड़े कामों के लिए अंग्रेजों को रखा जाए। बड़े पदों पर अंग्रेज आएंगे, छोटे पदों को भारतीय रख लिए जाएंगे। तब फिर जब 33 में सरकार का दबाव बना, तब फिर कंपनी ने एजुकेशन सिस्टम पर काम करने के लिए व्यवस्था बनाई कि भाई हम इस शिक्षा व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो फिर बहस शुरू हुई कि पहली बात तो शिक्षा व्यवस्था भारत में कौन से हम विकसित करेंगे। तो बहस में 2 मत उभरे। एक मत उभरा किसका? ऐसे लोग जो चाहते थे कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम हो, वो जो भारतीयों को पहले से पढ़ने की आदत है, भारतीयों को पहले से पढ़ने की आदत, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं प्राच्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओरिएंटल स्टडीज। ओरिएंटल स्टडीज का मतलब होता है कि जो प्राच्य शिक्षा प्राचीन काल में जो भारत से चलती आ रही, वेद है, पुराण है, तो संस्कृत है, तो दर्शन है, तो बुद्धिज्म है, तो ये जो पुरानी जो भारतीयों की पढ़ने की आदत है वही पढ़ाई जाए। और दूसरा पक्ष चाहता था, वो चाहता था कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसको कहा जाता है पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो पाश्चात्य शिक्षा थी। अब ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, इसमें जो, या जिसको एंग्लो स्टडीज भी आप कह सकते हैं, आंग्ल शिक्षा भी आप कह सकते हैं, प्राच्य शिक्षा, तो यही एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, आंग्ल प्राच्य विवाद। अब इस जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, तो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे प्रिंसेप थे, प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, और उस समय का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, वो भी चाहता था कि भारतीयों की जो पहले से पढ़ने की आदत हो वही पढ़ाई जाए। जबकि इनका जो विधि सचिव हुआ करता था मैकाले, मैकाले का मानना था कि नहीं, उसको लगता था कि भारतीयों की जो पुरानी प्राच्य शिक्षा है, ओरिएंटल स्टडीज है, ये सब बिल्कुल बेकार है। ये इसी का स्टैंडपॉइंट है। ये कहता था कि जो पूरा भारत है, नहीं, पूरे जो पूर्व के देश हैं, यूरोप के लिए एशिया पूरा पूर्व था, ये जो पूर्वी देशों का पूरा ज्ञान है, यूरोप की एक छोटी सी लाइब्रेरी के एक छोटे से बुक शेल्फ के बराबर है। तो ये ज्ञान बिल्कुल कूड़ा कचरा है, बिल्कुल बेकार सा है। भारत में हमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, पाश्चात्य शिक्षा या एंग्लो जो स्टडीज है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। फाइनली इस पर मुनरो और एल्फिंस्टन ने भी विचार दिया। मुनरो और एल्फिंस्टन भी जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पूरे 2 साल विवाद चला और 2 साल बाद फाइनली 2 फरवरी 1835 को क्या आता है? मैकाले का घोषणा पत्र, मैकालेस माइन्यूट जिसको कहा जाता है। और ये जो मैकाले का घोषणा पत्र आया, कितने तारीख को आया था? 2 फरवरी 1835। इस मैकाले के घोषणा पत्र को खुद मैकाले ने लिखा और उसने बिल्कुल साफ साफ डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल साफ साफ उसने लिखा
कि ये भारत अमीर किसानों का देश है, इसको आप पढ़ सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, मैकाले का ही लिखा हुआ है कि लिखा है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is his spiritual and cultural heritage. Therefore, सबसे बड़ी बात इसमें यही थी, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they are very lost their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. एकदम उसने साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि मैंने आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशन, मैंने भारत की लंबाई चौड़ाई नहीं पूरे देश का लगभग भ्रमण कर डाला और मुझे कोई भी आदमी भिखारी नहीं मिला, कोई भीख मांगता हुआ नहीं पाया गया। यानी भारत उस समय तक एक अच्छा खासा समृद्ध देश था। Who is a thief or such wealth I have seen in the country, कोई ऐसा चोर भी हमें नहीं मिला। भारत एक धनी और समृद्ध देश है। Such high moral values, जहां पर लोगों के नैतिक मूल्य क्या है, बहुत ज्यादा है। लोगों के अंदर क्षमता है, सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कनकर दिस कंट्री, कि हम लोग नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस देश को पूरी तरीके से जीत पाएंगे। ठीक, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, जब तक कि अब इस देश के हम रीढ़ को न तोड़ पाए। और ये रीढ़ क्या है, हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, कि भारत की जो एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हेरिटेज विरासत है, उसको अगर हम तोड़ गए तो भारत को हम जीत पाएंगे। आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, कि मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि हम भारतीयों के पुराने प्राचीन शिक्षा पद्धति को क्या करने जा रहे हैं, रिप्लेस करने जा रहे हैं, उनके कल्चर, उनकी सभ्यता को। तो इससे भारतीय लोग सोचें कि ये अंग्रेज लोग बहुत अच्छे हैं, यूरोपीय सभ्यता क्या है, बहुत अच्छी, इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, कि हम लोगों से बहुत अच्छी है। They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become that what we want them, a truly dominated nation. हम यही चाहते हैं कि वो ये समझें कि वो पूरी तरीके से दबे हुए। मैकाले ने कहा कि हम भारत में इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने जा रहे हैं जिसको पढ़ के ये भारतीय लोग रंग रूप से भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। और ये डेट उसने दी 2 फरवरी 1835, मैकाले's एड्रेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद को मैकाले ने यही एड्रेस किया था। अब सोचिए, ये इस सोच के साथ इस शिक्षा पद्धति को, इस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ इसको प्रपोज किया गया। 2 फरवरी को उसने प्रस्ताव दिया। फाइनली 7 मार्च 1835 को इसको मंजूरी मिल गई। ठीक है, और यही जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा की बीज पड़ी। तो भारत में अगर कहा जाए कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई, पाश्चात्य शिक्षा के जो बीज पड़ा वो कब पड़ा, 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने ये प्रस्ताव दिया और 7 मार्च को इसको मंजूरी दे दी गई। और यहीं से भारत में नींव पड़ी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की, पाश्चात्य शिक्षा की। समझ गए? तो ये एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये बीएड वगैरह आप करेंगे एजुकेशन के इतिहास में, ये बड़ा पढ़ाया जाता है। तो इसमें विजय किसकी हुई थी, पाश्चात्य शिक्षा वालों की। तो और ये जो प्राच्य शिक्षा वाले थे ओरिएंटल, जिसमें विलियम बेंटिंक वगैरह था, तो विलियम बेंटिंक जो भारत के प्राच्य शिक्षा का समर्थक था, तो उसको लेके भी कई लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि विलियम बेंटिंक बड़ा भला आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, उसको लगता था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति बड़ी महान है, इनको यही हम पढ़ाए जाए, और भारत की सभ्यता संस्कृति को बड़ा समृद्ध करना चाहता था। ऐसा भी नहीं है। विलियम बेंटिंक प्राच्य शिक्षा को इसलिए बढ़ावा देना चाहता था कि उसको पता था कि प्राच्य शिक्षा वर्तमान के दौर में उतने प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। वो चाहता था कि भारतीय लोग कुएं के मेढक बने रहें। तो गलती से आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो लोग प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे वो लोग भारत के बड़े समर्थक थे या भारत के कल्चर के बड़े समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग पाश्चात्य शिक्षा को पढ़े लिखे और जो पाश्चात्य दर्शन उससे जुड़ के अपने आप को बिल्कुल आगे बढ़ा पाए। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों ही गड़बड़ थे।
वो इसलिए चाहते थे प्राच्य शिक्षा की भारतीयों की जो पुरानी व्यवस्था उसी में वो लोग बने रहे, नई चीजें न सीख पाए। और ये पाश्चात्य शिक्षा इसलिए चाहता था ताकि ये हमें डोमिनेट कर पाए, भारत की सभ्यता संस्कृति को बिल्कुल बेकार सिद्ध कर दे, ताकि हमारे दिमाग में ये बन जाए कि हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है। तो जिस दिन उसने कहा था कि जिस दिन हम भारतीयों को उनकी संस्कृति से उनकी भाषा से तोड़ पाएंगे, आने वाले 150 सालों तक हम भारत को शासन कर पाएंगे। तो ये मैकाले ने जो कहा वो सही साबित हुआ, और अन्यथा भारत पर अंग्रेजों का कब्जा लगभग 150 सालों तक उसके बाद बना रहा। तो ये जो भारत में शिक्षा के विकास की जो शुरुआत होती है, जिसको आंग्लिक शिक्षा कहते हैं, इसका बीज किसने डाला था? इसी मैकाले ने डाला था। और कितने तारीख को डाला था? 2 फरवरी 1835। तो यहीं से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है, जिसको वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, जो बाद में फिर बढ़ा, फिर बाद में वुड डिस्पैच आया, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ती रही। वो आगे क्लासेस में आपको बताते रहेंगे। ठीक है।